हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं। बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, लाजवाब क्वेश्चन होते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 61 में कि यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है। आपसे कह रहे यमुना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखा जाए तो 61 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए आ रहा है काफी लोग यहाँ पर। तो यमुना का पर्यायवाची क्या होता है, कालिंदिनी के कालिंदी होता है। अब जल्दीबाजी में करोगे तो गलती तो हो ही जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए सबका जवाब यहाँ पर कालिंदिनी आ गया है। आपने सही से देखा नहीं है तो इसलिए आंसर गड़बड़ हो गया। यहाँ पर कालिंदी होता है, ऑप्शन डी लगाएंगे क्योंकि ये कालिंदिनी लिखा है ना। तो ऑप्शन लगाएंगे क्या, यहाँ पर डी आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है 62 नंबर में कि निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द आपका है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। यहाँ पर जवाब देना है कि इंद्र का जो पर्यायवाची आएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए इंद्र की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ लोग जवाब दे भी रहे हैं। यहाँ पर देखो इंद्र का होता है मधवा। क्या होता है, मधवा होता है। मतलब 62 का ऑप्शन हो जाएगा। देखा जाए इंद्र के पर्यायवाची और भी होते हैं, है ना। क्या होता है, देवराज। तो आप लोग जानते हैं कि देवराज इंद्र इन्हें कहा जाता है। देवराज, देवों के राजा देवराज हो गया, पुरंदर हो गया, है ना। यहाँ पर देखा जाए महेंद्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सिंह का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63 में सिंह का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंह का पर्यायवाची नहीं है। अब आप कहेंगे 63 नंबर में देखा जाए शार्दुल होता है, केसरी होता है, व्याघ्र भी होता है, लेकिन वनिता होता है क्या। क्यों भैया, वनिता तो नहीं होता है ना, आपने पढ़ा होगा। आप कहेंगे वनिता नहीं होता है तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब ये आप बताइएगा वनिता होता है तो किसका होता है। वनिता मतलब होता है तो किसका होता है वनिता। तो वनिता होता है स्त्री का होता है। किसका होता है, स्त्री का होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, वाक्य का सही क्रम में आपको संयोजन करना है। क्रम से आपको बताना है और जो आपका क्रम होगा वो किस प्रकार से होगा। सदियों पहले, देखो यहाँ पर 64 नंबर आपसे कह रहा है कि सदियों पहले क्या हिसाब से किया जाएगा। चलिए किस हिसाब से किया जाए, आपसे कह रहा है भैया सदियों पहले। तो ये तो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगा। सदियों पहले बुद्ध का यह अभिकथन है कि, है ना, पहला नंबर यह आपका हो जाएगा। अभिकथन यह है कि इच्छाओं को त्याग से, इच्छाओं की त्याग से, इच्छाओं की त्याग से जीवन मरण के चक्र से, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। देखिए ये क्रम जो आपका दिया है बिल्कुल सही दिया है। या र ल व ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। आइए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 65, है ना। क्या दिया है, कह रहे गलत विलोम शब्द युग्म आपका कौन सा है, आपसे पूछा गया है। हमने कहा प्रवेश का नवेश दिया है और ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रवेश का होता है निकास। क्या होता है दोस्तों, प्रवेश का होता है निकास होता है। मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है और पुरस्कार का तिरस्कार होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है उन्मूलन का विलोम क्या होता है। उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ कर फेंकना, है ना। तो इसका विलोम हो जाएगा रोपण, मतलब लगाना। तो ऑप्शन यहाँ पर 66 का बनेगा क्या, तो उन्मूलन का हो जाएगा रोपण बनेगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, सृष्टि का विलोम क्या होता है। तो कहते हैं कि सृष्टि का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। तो सृष्टि का प्रलय भी होगा, है ना। सृष्टि का क्या होगा, प्रलय भी होगा। तो अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो प्रलय या संहार, यहाँ पर ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है सामान्य का विलोम शब्द में से क्या हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन देना है। कह रहा है सामान्य शब्द का विलोम शब्द में से क्या होगा। 68 नंबर आपको जवाब देना है। कोई व्यक्ति होता है सामान्य, है ना। तो आप कहेंगे सर जी सामान्य का हो जाएगा विशिष्ट। यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, जिसका भी आ रहा है विशिष्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अंधकार का विलोम क्या होता है। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा। अंधकार की अगर बात करते हैं तो अंधकार में क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, नीचे 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, खाली स्थान आपको भरना है। कह रहा है साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा की अभिव्यक्ति है। मतलब 70 नंबर में कहा जाए कि साहित्यिक मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा
जीवन की अभिव्यक्ति है, जीवन की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन बनेंगे ए नंबर और आपको नंबर पूरा मिलेगा। अगला है कबीर की भाषा जो थी वो आपकी कैसी थी? कबीर की भाषा कैसी थी? आप कहेंगे सर कबीर की भाषा जो थी वो आपकी सदुक्कड़ी थी। यहाँ पर देखा पंचमेल खिचड़ी और सदुक्कड़ी जो ऑप्शन है वो आपका भी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन आपका कौन सा है? यहाँ पर 72 का जवाब देना है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन आपके कौन से जवाब देना है? कहेंगे सर ऑप्शन आपका पहला ही आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? हमने कहा कृदंत प्रत्यय होते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं। कासे कृदंत और कासे क्रिया। याद रखिए प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृदंत होता है ना, दूसरा होता है तद्धित। क्या होता है? तद्धित होता है। दोस्तों याद रखिएगा संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जो आपका प्रत्यय होता है तद्धित होता है, लेकिन क्रिया के साथ जो होता है वो कृदंत होता है। तो ऑप्शन जिसका आएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। अगला है खांसी का तत्सम क्या होता है? खांसी खुर्रम बताइएगा 74 नंबर में कि भैया खांसी का जो आपका तत्सम है आपका होगा क्या? तो आप कहेंगे खांसी खर्रा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंक की बिंदी है तो ये तो तद्भव आपका होगा ही होगा। अब आपसे पूछा है तत्सम तो भैया खा का परिवर्तन छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शब्दों में देखिए शब्दों के हिसाब से जरूर मिल सकता है। यहाँ पर भैया खांसी का हो जाएगा कास, ये वाला बनेगा बी नंबर। नोट करिएगा यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर कास होता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है गाभिन शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या होता है? 75 नंबर में। 75 की अगर बात करते हैं तो गाभिन का होता है गर्भड़ी। क्या होता है? गर्भड़ी। कौन सा? ये वाला ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तद्भव शब्द आपका इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जो तद्भव शब्द आपका है वो कौन सा है? संध्या है, दुग्ध है, सिल है और आपका सैया दिया गया है। अब देखा जाए तद्भव शब्द में ज्यादा बेटर आपका कौन सा है? ये जो सिल दिया गया है, सिल, ये शब्द आपका हो जाएगा तद्भव आपका हो जाएगा और इसका तत्सम होता है शिला। क्या होता है? इसका तत्सम शिला होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है क्या? कह रहा है आंखों में गड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखों में गड़ना इस मुहावरे का जो सही अर्थ बनेगा दोस्तों, आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आंखों में गड़ना मतलब होता है वस्तु को पाने की, क्या? वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा होती है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा 78 में। आपने कहा कि सर हम पढ़ने आए थे लेकिन क्लास में क्या होता है बातें करने लगते हो। याद रखिए आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मतलब वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में आप लोग लग गए। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होता है? जो प्रतिभा संपन्न छात्र होगा इसके लिए एक शब्द बनाना है और एक शब्द जो बनेगा वो बनना चाहिए विशेषण। जो शब्द आपका होगा वो कैसा बनना चाहिए? विशेषण बनना चाहिए। अब देखिएगा कौन सा शब्द आपका विशेषण बन सकता है। तो भैया प्रतिभा संपन्न छात्र को बोलते हैं मेधावी और मेधावी क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। तो आप समझ जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है कि वह क्या कर रहा है, ये कैसा वाक्य है? 80 नंबर में वह क्या कर रहा है, ये कैसा वाक्य है? 80 नंबर में आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखो क्या जो WH वर्ड होते हैं वो प्रश्नवाचक में होते हैं और जब प्रश्नवाचक में होते हैं तो ऑप्शन लगा दीजिएगा ए नंबर। यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला है एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण क्या होता है? एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण इनमें से क्या हो जाएगा? 81 नंबर में। और 81 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये होते हैं लगनशील। जो परिश्रमी सतत होते हैं उनको बोलते हैं लगनशील, बोला जाता है लगनशील। ठीक है ना। अगला है शुद्ध वर्तनी बताना है भागीरथी। अब ये बताइएगा कि भागीरथी जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखा जा सकता है? 82 को ऑप्शन लॉक करना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? देखो शुद्ध वर्तनी दिया गया भागीरथी और भागीरथी जो सही होगा कौन सा होगा? अब आप कहेंगे सर जी भागीरथी की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बी वाला सही कर दें क्या? भागीरथी, भगीरथी गलत दिया, ये सही है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये है आपका बी नंबर भागीरथी, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला किस शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है? जवाब देना है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध दिया गया है। हमने कहा कि भैया आधीन दिया है, व्यवहारिक दिया है, मिष्ठान्य दिया है और यहाँ पर अत्यधिक दिया गया है। 83 की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों ये जो अत्यधिक लिखा है ना, ये अत्यधिक बिल्कुल सही है। ये जो अत्यधिक है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना।
अब दोस्तों यहाँ पर देखो अधीन दिया गया है, क्या दिया गया है, अधीन दिया गया है। तो भैया अधीन जो आपका दिया गया ना, बड़ा की मात्रा आपकी नहीं होती है, ठीक है ना। व्यवहारिक में बड़ा होता है, मिष्टान्य होता है, मिष्ठान्य नहीं होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें से शुद्ध वर्तनी बताना है। अंत्याक्षरी दिया है, पूजनी तो आपका गलत हो गया है। तदुपरांत होता है, ये गलत दिया गया है। कब इत्री होता है, ये भी आपका गलत हो गया है। तो जो मतलब आपका आंसर पहला ही राइट हो जाएगा। अंत्याक्षरी जो आपका आया है बिल्कुल सही हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। चलिए 84 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, यहाँ पर बताइएगा शुद्ध वाक्य कौन सा है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में, संपूर्ण देश दिया और भर भी दिया गया है। भाई ने भाई को, यह आपका देखो गलत है। कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, यही आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अलमारी किस विदेशी भाषा से आया है, यहाँ पर बताइएगा अलमारी जो आया है वो किस विदेशी भाषा से आया है, यहाँ पर जवाब देना है। तो अलमारी गए, अलमारी में भैया तौलिया भी थी, तो तौलिया भी यहीं से आएगी। याद रखिए विदेशी भाषा है कौन है, तो यहाँ पर पुर्तगाली हो जाएगा। याद रखिएगा अलमारी पुर्तगाली भाषा से है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया तौलिया भी इसी से आएगा, है ना। यहाँ पर बाल्टी भी इसी से आएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट आते हैं 87 नंबर में कि देशज शब्द आपका कौन सा है। देशज हाथ है, कमल है, लोटा है, पैर है। अब देखिए जब देशज की बात कर दिया है तो देखिए जो आपका लोटा शब्द आपका दिया है ना, लोटा शब्द आपका जो दिया है ये देशज शब्द आपका याद रखिएगा। समास क्या होता है हमने आपको पढ़ाया है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब आपको जवाब देना है कि जो समास होता है वो आपका होता क्या है। समास क्या हो जाएगा, समास में होता है दो वर्णों का मेल या दो शब्दों का मेल। तो आप कहेंगे दो शब्दों का मेल होता है। यहाँ पर पद दिया है और यहाँ पर शब्द दिया है। समझिएगा कि पद लगाया जाए सही है या शब्द लगाया जाए सही है, क्या ज्यादा बेस्ट हो सकता है यहाँ पर बताना है। चलिए 88 नंबर में दोस्तों 88 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर शब्द सही रहेगा या पद सही रहेगा। आप कहेंगे सर जी शब्द तो भैया यहाँ पर देखा जाए शब्द तो कोई भी हो सकते हैं, 2-3 अक्षर का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पदों की बात होती है। भैया हमने कहा कि जैसे ये शब्द आपको दिया गया, ये क्या है, एक प्रकार से पूरा पूरा शब्द दिया है। ये क्या है, पूरा शब्द है। और इस शब्द में क्या है, दो पदों को अगर तोड़ेंगे राज काज तो कहीं ना कहीं ये पद हो जाएंगे अलग अलग। तो आपको बताना है ये पद होते हैं, क्या होते हैं, पद होते हैं, ना कि शब्द होते। याद रखिएगा पद आपको बताना है। अब दोस्तों आपसे पूछा है राजकाज में जो समास है आपका है कौन सा है। 89 नंबर में आपसे कह रहा है तो भैया आप कहेंगे राजकाज, है ना। तो भैया द्विगु समास तो हो नहीं सकता है, बहुब्रीहि समास नहीं हो सकता है। राजा का काज ये आपसे क्या हो सकता है क्या, चलिए क्या बताएंगे। यहाँ पर राजा का कार्य, राज काज मतलब होता है राजा का कार्य, मतलब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो तत्पुरुष समास इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन बताएगा कि संधि क्या होता है। अब जब संधि दिया गया है दो पदों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है। हमने कहा कि भैया यहाँ पर देखा जाए विद्या धनालय क्या होता है, विद्या धन आलय होता है। हमने कहा कि भैया यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये वर्ण है, ये क्या है, वर्ण है। जब वर्णों का मेल होता है तब बनता है संधि, दोस्तों याद रखिएगा। और जब पदों का मेल होता है तब बनता है समास, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है और क्या कह रहा है कि वाक जाल का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताना है वाक जाल। हमने कहा था कि भैया आपने व्यंजन संधि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गा का परिवर्तन जो होता है वो आपके का में हो जाता है। तो भैया वाक धन जाल बनेगा। वाक धन जाल जो ऑप्शन देखो आपका पहला ही वाला आपका आंसर है राइट हो जाएगा। याद रखिए वाक धन जाल ये आपका व्यंजन संधि है। सदैव में संधि कौन सी है, हमने कहा यहाँ पर मात्रा कौन सी है, आपको ये मात्रा देखना है। आपने कहा सर यहाँ पर ए की मात्रा है, और जब ए की मात्रा है तो यड़ संधि तो हो नहीं सकती है। गुण संधि में आपकी ए की मात्रा होती है और ओ की मात्रा होती है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। व्यंजन तो आपका होगा नहीं है, तो बस ऐसे आंसर निकाल लीजिएगा, आपका वृद्धि संध हो जाएगा। क्लियर है। अगला है रस के 4 अंगों में से कौन सा नहीं है। याद रखिएगा रस, रस के 4 अंग होते हैं और 4 अंगों में दोस्तों याद रखिएगा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और यहाँ पर अविभाव ये नहीं होता है, संचारी भाव होता है। क्या होता है, संचारी भाव होता है। तो ऑप्शन भैया आपका डी नंबर है यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि होता है संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या होती है 33 होता है।
अगर पूछे 34वां नंबर का जो संचारी भाव होता है वो कौन होता है, तो आपका छल होता है, छल। ये कवि देव जो आपके हैं, कवि देव हैं, उन्होंने माना है कि 34वें नंबर का जो छल होता है, संचारी भाव है, वो आपका छल नामक आपका संचारी भाव होता है, जो कवि देव के अनुसार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 94 नंबर में कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति। देखिए वर्णों की जब आवृत्ति होती है, चरर मरर खुल गए अरर, कहीं ना यहाँ पर र वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो ये होता है अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, है ना। जैसे चंदू की चाची ने चांदी के चम्मच से चॉकलेट चटाई, तो चा वर्ण की आ रहे हैं तो चा वर्ण हो जाएगा क्या, अनुप्रास हो जाएगा। अगला दिया गया है कनक कनकते सौगुनी। उम्मीद है कि आप देखते ही यहाँ पर जवाब देंगे, क्योंकि भैया आपको मालूम है एक ये कनक है और ये कनक है, सेम लिखा है, लेकिन ये कनक आपके अलग है और ये कनक आपके अलग है। तो जब यहाँ पर सेम शब्द आपको हो लेकिन इनका अर्थ यहाँ पर अलग अलग दिया जाए, तब होता है क्या, ये होता है यमक अलंकार। क्या होता है, यमक अलंकार होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है सूर सागर के लेखक कौन है। सूर सागर के लेखक कौन है 96 नंबर में। आप कहेंगे सर जी सूर सागर दिया है और सूर सागर की बात किया है, तो आपके सूरदास यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा, क्योंकि सूरदास साहित्य लहरी है ना, ये इनकी आपकी रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है चॉकलेट का जमाना चला गया बेटा, चॉकलेट का जमाना चला गया है, चाहे चंदू हो चाहे कोई भी हो, अब चॉकलेट का जमाना चला गया है, इसलिए अब चॉकलेट यहाँ पर होगा ना। ठीक है, चटनी अटनी का जमाना चला गया, अब चॉकलेट का जमाना आ गया है। यहाँ पर देखो दिया गया 97 नंबर में कि भीष्म साहनी की रचना का नाम बताना है। भीष्म साहनी के रचना का नाम पूछा गया है यहाँ पर 97 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी भीष्म साहनी दिया गया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये है चीफ की दावत। क्या हो जाएगा, चीफ की दावत जो आपकी है वो आपकी भीष्म साहनी हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए अगला दिया गया है कि सुदामा चरित के लेखक आपके कौन हैं। सुदामा चरित के जो लेखक है वो आपके कौन है, 98 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। देखा जाए 98 नंबर में क्या हो जाएगा, सुदामा चरित नरोत्तम दास है कहीं पर, देखिए नरोत्तम दास यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है आपका बी नंबर है। अगला बताइएगा चांदनी रात के लिए एक वाक्य बताना है। चलिए चंदू की चाची ने चांदनी रात में, अब ये भी जोड़ लीजिएगा, याद रखिएगा चांदनी के लिए एक वाक्य होता है, किसे कहा जाता है। चांदनी होता है भैया जो आपकी सरवरी होता है। क्या होता है, सरवरी। मतलब यहाँ पर जो आपका चांदनी रात को बोलते हैं सरवरी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, विभावरी होता है, आधी रात होता है, लेकिन यहाँ पर चांदनी रात है। अगला क्वेश्चन दिया गया है शांत रस के स्थायी भाव क्या है। भैया शांत रस दिया है और शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका होता क्या है। चलिए शांत रस के स्थायी भाव क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो वैराग्य तो होगा नहीं, यहाँ पर दया दिया है, क्षमा दिया है, निर्वेद दिया गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन लॉक करिएगा, डी नंबर निर्वेद हो जाता है, निर्वेद हो जाएगा। ठीक है ना, गद्यांश को स्किप कर रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर सोल्व कर देंगे। अब आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसको आपको करना है मैचिंग करना है। यहाँ पर मैच करना है, आपको स्टार्ट करना है यहाँ से और अंत होगा आपका यहाँ से। तो चलिए फिर अंत करिएगा, यहाँ पर किस प्रकार से इसका अंत किया जाए। दोस्तों यहाँ पर देखो जाए समय को परखने वाला, क्या समय को परखने वाला, समय को परखने वाला रंक से धनाद्य, क्या रंक से धनाद्य, और समय की उपेक्षा करने वाला यहाँ पर करोड़पति से भिखारी हो जाता है। देखिए क्रम क्या बना है, यहाँ पर एक आपका पहला ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। मतलब पहला तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा, इस प्रकार से क्रम आपका बन जाएगा। देखिए वो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट हो गया है। तो क्या किया करें, नंबरिंग कर लिया करें, जिससे क्या हो बार बार दिक्कत आपको ना हो, नंबरिंग कर लिया करिए। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको जवाब देना है। ये वाला जो क्वेश्चन आपका है ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग क्रमबद्ध में आपको बताइएगा। ठीक है, इसको क्रमबद्ध में आप लोग बताइएगा, इसका क्रमबद्ध क्या होगा। क्लियर है, यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका जवाब आपको कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे तुम रक्तहीन, दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहे तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चित्त पुराण, हे चित्रवर्णीन। यहाँ पर महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने यह विचार व्यक्त किया गया है, ये आपसे कह रहा है। आप कहेंगे सर जी 108 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा क्या, ये दिया है महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने ये कहा है, तो
तो ये जो कहा है आपके सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर है आपका हो जाएगा। दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। यहाँ पर 109 ऑप्शन दिया गया है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो आपका है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर 109 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है। देखा 109 नंबर की अगर बात करते तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। पहले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। दोस्तों देखो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। हमने कहा कि आधुनिक काल होता है, भक्ति काल होता है, रीत काल होता है, लेकिन भैया ये जो संयुक्त काल है ना, संयुक्त काल नहीं होता, याद रखिएगा। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, यहाँ पर संयुक्त काल नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कर्कश का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। कर्कश का विलोम इनमें से क्या होता है, जवाब देना है। तो कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कर्कश है ना, तो यहाँ पर कहेंगे मधुर, तो आप कहेंगे सर हमेशा कर्कश ही भाषा बोलते हैं। और आपको बता दें आज के समय में लोग कर्कश भाषा को जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि जब प्यार से बोलते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब कर्कश आवाज में बोलते हैं ना तब लोग बहुत जल्दी समझते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। अगला है वाक्यांशों के लिए एक उचित शब्द आपको बताना है। कह रहा है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है। देखो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है आपसे बोला है, तो इंद्रजे तो होगा नहीं, शब्द ही गलत लिखा है। यहाँ इंद्र दिया है तो ये भी गलत दिया है। अब या तो आपका ये सही होगा और या तो ये सही होगा। और इंद्र पर विजय प्राप्त किया है तो आप इंद्रजीत लगाइए। जब इंद्रियों पर बात करें, क्या इंद्रियों पर बात करें, इंद्रियों पर, तब यहाँ पर जितेंद्रीय होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या होता है। यहाँ पर 113 का ऑप्शन देना है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति जो होता है वो आपका होता क्या है। चलिए उच्च कुल में पैदा व्यक्ति जो होता है वो आपका डी होता है, कुलीन होता है। क्या होता है, कुलीन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, कुलीन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या रहा है, यहाँ पर दिया गया है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। क्या दिया है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। यहाँ पर 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब भी कभी ऐसी बात किया जाए कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु, मतलब उसको एक इच्छा प्रकट कर रहे हो कि भैया आपको क्या दे, दीर्घायु दे। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो क्या होता है, ये अपनी इच्छा प्रकट करते हो। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है श्री गणेश का विलोम क्या होता है। आप कहेंगे सर जी श्री गणेश दिया है, और श्री गणेश मतलब किसी कार्य को शुरुआत की जाती है तो इसका अंत हो जाएगा इत श्री, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है 116 नंबर में। तो भैया 116 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका तनुजा। क्या हो जाएगा, तनुजा। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस रस को रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। यहाँ पर 117 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर 117 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला है मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। यहाँ पर रस पूछा गया है, मतलब आपसे कह रहा है हे मन, है ना, ये जो आपका मन है ना, ये जो आपका शरीर है ये कागज का पुतला है। इस शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो भैया ये आपका जो शरीर है जैसे कागज होता है उसमें एक बूंद अगर पानी पड़ जाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, वैसे आपका शरीर भी है। तो याद रखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये आपको समझा रहे हैं। क्या ये आपको समझा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जब समझाएंगे तो आप शांत रहिए। क्या, शांत रहिए, मतलब ये होता है क्या, ये शांत रस होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं जिस छंद में 4 चरण, क्या दिया है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है, क्या कहलाता है। 119 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों ये होता है चौपाई, और चौपाई जो होता है वो होता है सममात्रिक छंद। क्या होता है, सममात्रिक। क्यों, क्योंकि हर एक चरण में मात्राएं बराबर बराबर होती है, 16-16 होती हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है क्या। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर 120 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर 120 की अगर बात कर लेते तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिजात है, यहाँ पर कल्पतरु है, यहाँ पर देव वृक्ष है। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला हिंदी की याद जननी क्या है। हिंदी की याद जननी किसे कहा जाता है, 121 नंबर में। तो हिंदी की याद जननी कहा जाता है संस्कृत को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो संस्कृत को कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है।
अच्छा, यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है हिंदी दिवस कब मनाते हैं। आपको दिवस तो पढ़ाया गया है, हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, 14 सितंबर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है कि दिन रात अध्ययन। अब आप ये बताइए, अध्ययन जिया है और भैया ये अध्ययन का शुद्ध वर्तनी बताना है। अब ये जो शुद्ध वर्तनी है तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, अध्ययन तो ये गलत दिया गया है। अब या तो ये सही हो सकता है, ये तो ये सही हो सकता है, अध्ययन होता है ना, ऑप्शन देखिए बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अविकारी शब्द क्या होता है, आपको जवाब देना है अविकारी शब्द क्या होता है। अविकार, देखो अविकार मतलब जिसका विकार ना हो सके, जिसका विकार ना हो सके उसे बोलते हैं अविकारी। अब आप कहिए सर 124 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिए अव्यय, क्योंकि अव्यय ऑलरेडी अव्यय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि संज्ञा दिया गया। मान लीजिए यहाँ पर लड़का है, आपने लड़का को लड़की कर दिया, है ना, ये परिवर्तन हो गया। सर्वनाम में कर दीजिए, विशेषण में कर दीजिएगा। तो याद रखिए अव्यय जो होता है वो आपका विकार नहीं होता है, अविकारी होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या होती है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। क्या होती है? 33। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे नीचे शब्द आपको दिया गया है और ये है आपका काव्यांश। क्या दिया गया है? काव्यांश। कह रहे कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, पाहन मतलब कि तेरी राह को, पाहन मतलब पत्थर रोक रहे हैं, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता के तुझको सींचा, यहाँ बहा युगों तक खून पसीना, बहा युगों तक खून पसीना। अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि जो कवि है वो क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो भैया रुकावटों को ठोकर मारने की बात कर रहा है ना, रुकावटों को ठोकर मारने की बात कर रहा है। इन पंक्ति में कायर का अर्थ क्या होता है, और जो व्यक्ति कायर होता है वो अपनी जिंदगी से क्या कर देता है, वो समझौता कर लेता है, तो ये हो जाएगा समझौतावादी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, अब ये शायरी लग रही है, देख लो ऐसे ऐसे लोग हैं कि यहाँ पर शायरी लगने लगी इनको, है ना, जिंदगी में कुछ अच्छी चीज मिली है जो आपके भविष्य के बारे में हो रहा है, अब आपको ये शायरी लग रहा है कि सर जी शायर बन गए हैं। चलिए यहाँ पर देखो कह रहा है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ये कवि ने क्यों कहा है, कवि ने क्यों कहा है, तो भैया याद रखिएगा कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है, जो व्यक्ति कायर होता है उसका जीवन व्यर्थ होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये समझो पृथ्वी का वो बोझ होता है, पृथ्वी का बोझ होता है जो इस जिंदगी को सह नहीं सकता है। अगला दिया गया है कि पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है पाहन शब्द का पर्यायवाची, और पाहन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पाहन मतलब होता है पत्थर होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है क्या, कह रहा है कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, कवि के अनुसार यहाँ पर बताइएगा जीवन कैसा व्यर्थ है, तो आप कहेंगे कवि के अनुसार देखा जाए तो कवि कहता है कि समझौतावादी जो जीवन होता है ये बिल्कुल क्या होता है, बेकार होता है। याद रखिए ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आज की जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।